सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसके आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर बीच बीच में छोड़ दिए और करवा रहे हैं, तो अब आप ध्यान से सुनना। मैं पहली यूनिट मैंने शुरू कर रखी है, पहला दूसरा चैप्टर मेरे यूट्यूब पर है, इसके नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जल्द ही मैं लिख रहा हूँ, और तीसरे चैप्टर के नोट्स मैं आपको दे ही रहा हूँ। अब आपको अनिल जी राय सर जो हैं वो आगे का जो है उसका करवा रहे हैं, 6 नंबर यूनिट करवाएंगे, ठीक है, और नूतन जी सर आपको करवा ही रहे हैं। तो आपको बड़ा सिलेबस होने के कारण हमें कम समय में इसको पूरा करना है, इसी के तहत हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास टॉपिक था परागण वो पूरा हो चुका है। उसके बाद का नया टॉपिक है असंगतता या अनिश्चयता, ठीक है, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। यह तरीका है, यह कम समय लगने की वजह से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे क्या है आपका समय जो है वो कम खराब हो, आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो असंगतता या अनिश्चयता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, पादपों के जो होते हैं उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, ठीक है, कौन कौन से मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। हमने दूसरे चैप्टर में बात भी की थी, मेगास्पोर एंड जो है माइक्रोस्पोर की बात की थी। परागकण और जो अंडप होता है वो नर युग्मक और मादा युग्मक, ये जननक्षम होते हैं, इनमें जनन करने की क्षमता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि निषेचन जब होगा तो उसमें विफलता पाई जाती है, अर्थात निषेचन की क्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो परिभाषा इसकी क्या होगी कि नर युग्मक व मादा युग्मक जननक्षम होने के बाद भी निषेचन में पाए जाने वाली विफलता को असंगतता या अनिश्चयता, अ का मतलब नहीं, निश्चयता का मतलब निषेचन, सक्षम है लेकिन निषेचन नहीं होगा, उसे अनिश्चयता बोला जाता है। ये जो है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। प्रकार देखिए आप, पहला प्रकार है इसका अंतराजातीय, इंटरस्पेसिक, ठीक है, और दूसरा है अंतर्जातीय, ठीक है, इंट्रास्पेसिफिक, और ये होता है इंटरस्पेसिफिक। अंतराजातीय की जब हम बात करते हैं, ये कैसी अनिश्चयता होगी? तो ये ऐसी अनिश्चयता होती है जो एक ही वंश के विभिन्न जातियों के सदस्य जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं। एक ही वंश एक होगा, लेकिन उनकी जातियां अलग अलग होती हैं, और अगर उनके नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचन की क्रिया करने की कोशिश करते हैं तो उनमें निषेचन है वो नहीं पाया जाता है, इसे अंतराजातीय अनिश्चयता कहा जाता है। जैसे ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस और ब्रेसिका रापा, तो इनका वंश ब्रेसिका एक हो गया, जबकि जाति कम्प्रेस्टिस और रापा अलग अलग है, इनके अंदर इस प्रकार की जो है अनिश्चयता पाई जाती है। तो इसका आप ये उदाहरण दे सकते हो, एक ही वंश की विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली विफलता को क्या कहा जाता है? अनिश्चयता, अंतराजातीय अनिश्चयता कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। दूसरा है अंतर्जातीय, जब एक ही वंश के जाति जो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, जाति एक ही है तो एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो भी अनिश्चयता पाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? अंतर्जातीय बोलेंगे। जैसे प्रीमुला है, इसी के नर युग्मक और इसी के क्या है? मादा युग्मक है, फिर भी उनमें क्या नहीं होती है? निषेचन की क्रिया है वो नहीं हो पाती है, जिसे अंतर्जातीय अनिश्चयता बोला जाता है प्रीमुला के अंदर। इस प्रकार की अनिश्चयता को स्व अनिश्चयता भी, स्व का मतलब स्वयं भी क्या नहीं कर सकते? निषेचन नहीं कर सकते हैं प्रीमुला के अंदर, स्व अनिश्चयता भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको आप स्वबंध्यता भी बोल सकते हो, खुद के जो नर युग्मक और मादा युग्मक है वो जनन नहीं कर सकते या निषेचन है वो नहीं कर सकते। तो ये है अंतर्जातीय अनिश्चयता, ठीक है। अब देखिए, पौधों के अंदर असंगतता या अनिश्चयता होती है, वो क्यों पाई जाती है, किसके कारण पाई जाती है? तो वो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के कारण होता है। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया जो होती है, क्या होती है? सबसे पहले ये समझिए, पराग पोलेन स्त्री केसर पिस्टिल और पारस्परिक क्रिया का मतलब होता है इंटर रिएक्शन,
ठीक है। पराग इस तरीके से पारस्परिक क्रिया उसे बोलते हैं जब पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं, उस क्रिया आपस में ये मिलते हैं, उस क्रिया को क्या बोला जाता है? पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया बोला जाता है। नर युग्मक जब पराग कोश से वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तब उनके बीच में अंकुरण की क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया बोला जाता है। तो ये मुख्य कारण होता है, पादपों में असंगतता पाए जाने का ये मुख्य कारण होता है, जो दो कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर निर्भर करता है? दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला है कार्य की व दूसरा है आकार की। उनके कार्य करने की क्षमता और उनके आकार जो है उस पर यह निर्भर करता है। ठीक है, तो कार्य की व आकार के कारक जो हैं क्या करते हैं? इस असंगतता के क्या होते हैं? मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, अब जो आंतरजातीय या स्व अनिश्चयता होती है ये दो प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन से वो दो प्रकार हैं। प्रकार हैं स्व अनिश्चयता का, वो है युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चयता। कौन सा है? युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चयता। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो नर युग्मकोद्भिद हैं, मेल गेमेटोफाइट जो होते हैं या उनको हम परागकण बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स हम जिनको बोलते हैं, के जीन प्रारूप के द्वारा होना, जिनका निर्धारण किसके द्वारा होना? जीन प्रारूप के द्वारा होना, तो वो क्या कहलाती है? युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चयता कहलाती है। जबकि दूसरी है बीजाणुद्भिदी स्व अनिश्चयता। बीजाणुद्भिदी स्व अनिश्चयता जिसमें बीजाणुद्भिद उत्तक के जीन प्रारूप द्वारा किसका निर्धारण होता है? स्व अनिश्चयता का निर्धारण जो है वो होता है। ठीक है, ये दो हमने बात की, एक तो युग्मकोद्भिदी और एक बीजाणुद्भिदी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। युग्मकोद्भिदी में नर युग्मकों या परागकणों के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारण होता है और इसके अंदर बीजाणुद्भिदी उत्तक के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारण होता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो है पौधों में स्व अनिश्चयता के परिणाम जो हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे दिखाई देते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए मैंने मुख्य यहाँ पे 5 लिखे हैं, आपको नोट्स में भी ये मिलेंगे। पहला जो है समझिए इसको, परागकणों में अंकुरण का अभाव होना। परागकण जो हैं, पोलन ग्रेन्स जो हैं, वो जब वर्तिकाग्र पे आते हैं तो उनमें अंकुरण करने की जो क्षमता है वो न होना, ये पहला परिणाम जो है वो दिखाई देता है। दूसरा जो है परागनली का सही स्थान पर न पहुंच पाना। जब आगे पढ़ेंगे परागनलिका की वृद्धि, परागनली जब बनती है परागकण के जनन छिद्र वाले भाग से, तो उसका सही स्थान जो होता है अंडाशय का बीजांड होता है, उस बीजांड तक न पहुंच पाना, सही स्थान का मतलब यहाँ पर ये होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है, तीसरा बता दिया आपको, कोई बात नहीं। परागनली की वृद्धि न होना, परागनली की वृद्धि न होना, वृद्धि न होने का मतलब उसका बीजांड तक नहीं पहुंच पाना। और यही तीसरा है परागनली अस्थायी सही स्थान पर न पहुंचना, बीजांड के अलावा वो किसी और जगह पहुंच जाती है तो भी इस प्रकार की स्व अनिश्चयता जो है वो पाई जाती है। परागनली का वर्तिकामी फटना, अब देखिए होता क्या है, डायग्राम इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये डायग्राम होता है। यहाँ परागकण है, इससे परागनली निकलती है और ये जो यहाँ से यहाँ तक भाग है इसको वर्तिका बोलते हैं, पता आप लोगों को। इसका यही फट जाना, इसका इस बीजांड तक पहुँचना ही नहीं। ठीक है, वर्तिका के अंदर ही फट जाना, जिससे नर युग्मक है वो बाहर निकल जाएंगे, यहीं पर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो भी क्या है, निषेचन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। लास्ट है केंद्रकों में संलयन का न होना। केंद्रक न्यूक्लियस जो है, चाहे मेल गैमेट्स के न्यूक्लियस हैं, चाहे कौन से हैं, फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस हैं, केंद्रक हैं, उनका नहीं मिलना, उनका संलयन नहीं हो पाना भी स्व अनिश्चयता का एक मुख्य कारण होता है। तो ये पौधों में स्व अनिश्चयता के जो परिणाम है वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। आपको ये 5 ध्यान में हो सकते हैं, प्रश्न पूछ सकता है, आप पौधों में स्व अनिश्चयता का परिणाम कौन कौन से देखते हैं, पौधों के अंदर स्व अनिश्चयता के परिणाम आप कौन कौन से देखते हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना हो तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। अभी आपको बताया मैंने, अगर सीधा पॉइंट पूछे तो आप पॉइंटों को लिख सकते हो। इसके बाद आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे निषेचन की। किसकी बात करें? निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चाहे हम किसी की बात लें, पादपों की या अन्य की, तो इसकी जो परिभाषा होती है
मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में मिलना या संयोजन होना या इनका संलयन होना। सही परिभाषा इसकी क्या होगी? नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की क्रिया या नर युग्मक व मादा युग्मक के जुड़ने संलयन होने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, जो पादपों के अंदर भी पाई जाती है। निषेचन के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है, इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन था वो स्ट्रासबर्गर ने 1884 में किया था और लिलियम पादप में किया था। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। और ये कब किया था? 1884 में लिलियम पादप पर किया था। तो स्ट्रासबर्गर निषेचन के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, अब स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के अध्ययन की हम बात करते हैं कि निषेचन का जो अध्ययन है वो किन शीर्षकों के आधार पर किया जाता है। उन हम कुछ शीर्षकों की हम बात करेंगे, वो कौन कौन से शीर्षक हैं। तो पहला जो है वो है परागकणों का अंकुरण। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, परागकणों के अंकुरण की बात हम लोग अब करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले परागकण का अंकुरण में सबसे पहले होता क्या है, जो परागकोश होता है उससे परागकण निकलकर किस पे पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है, इसके ऊपर परागकण पहुंच जाते हैं। परागकण अगर इसी जाति के होंगे तो परागकणों का ये वर्तिकाग्र क्या करेगी? अंकुरण करेगी। अगर इसी जाति के हैं तो अपनी जाति के ही परागकणों का हमेशा अंकुरण होता है। ऐसा नहीं है किसी दूसरी जाति का या फिर किसी दूसरे वंश के पादप का जो है वो आ चुका है, तो अपनी जाति के परागकणों का ही वर्तिकाग्र है वो क्या करती है? अंकुरण करती है। तो होता क्या है, वर्तिकाग्र की जो सतह होती है, ये जो वर्तिकाग्र की सतह है, इस वर्तिकाग्र की सतह पर विभिन्न स्राव उत्पन्न होते हैं या विभिन्न स्राव होते हैं, जैसे वसा, रेंजिन, शर्करा। ये क्या करते हैं? परागकण के अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परागकण के अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम बनाते हैं, जिससे परागकणों का जो अंकुरण है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अंकुरण काल, परागकण के अंकुरण में लगा समय क्या कहलाता है? अंकुरण काल कहलाता है। परागकण जब आने के बाद अंकुरण शुरू हुआ, उसके बाद समाप्त हुआ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जितने अंकुरण में जो समय लगता है उसको अंकुरण काल बोला जाता है। अब देखिए अंकुरण जैसे ही होगा तो परागकण की संरचना में पीछे वाले चैप्टर में पढ़ी थी। परागकण की संरचना इस प्रकार से होती है, उसमें जनन छिद्र भी पाए जाते हैं और जो बाहर वाला बाह्य चोल और अंदर वाला जो होता है वो अंतः चोल होता है। ठीक है, ये स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, ये मैंने आपको बताया था, और ये पेक्टिन का बना हुआ होता है। तो देखिए इस जनन छिद्र से इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ जनन, ये इसकी बात कर ले, जनन छिद्र से जो अंतः चोल से क्या है, पराग नलिका निकलती है इस प्रकार से, और निकलने के बाद में ये वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। किस में प्रवेश कर जाती है? वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाती है। तो ये है परागकणों का अंकुरण। क्या है? परागकणों का अंकुरण। इसके बाद में देखिए, अब देखिए परागकण जो होते हैं उनसे सामान्यतः एक परागकण से एक परागनलिका ही निकलती है। तो उनके दो प्रकार हैं, एक तो एक नलिकीय परागकण और एक होता है बहुनलिकीय एक नलिकीय परागकण। अर्थात परागकण से जब केवल एक ही परागनलिका निकलेगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? एक नलिकीय परागकण बोलेंगे। ठीक है, सामान्यतया या अधिकतर पादपों के अंदर एक ही परागनलिका निकलती है। ठीक है, बहुनलिकीय परागकण, बहुनलिकीय परागकणों की बात करते हैं तो एक परागकण से, मान लीजिए परागकण है, इसे एक से अधिक, 1, 2, 3 जितनी भी हैं उन परागनलिकाओं का निकलना क्या कहलाता है? बहुनलिकीय परागकण कहलाता है। लेकिन सामान्यतः एक ही निकलती है। ठीक है, जैसे अगर बहुनलिकीय की बात करते हैं, यह सामान्यतः होता है ये सभी में, लेकिन बहुनलिकीय की कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के जो पादप हैं उनके अंदर जो है इस प्रकार से जो है एक से अधिक परागनली हैं वो निकलती हैं। ठीक है, लेकिन अंत में जाकर वर्तिका के अंदर जाकर ये नष्ट हो जाती हैं। लास्ट में एक ही परागनलिका शेष बचती है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं परागनलिका अधिक बन गई तो वो अधिक रहेंगी,
एक ही परागनलिका अंत तक रहेगी जो बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। देखिए हमेशा ही परागनलिका की जो लंबाई है वो इस वर्तिका पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? वर्तिका कितनी लंबी है। वर्तिका लंबी है तो परागनलिका भी क्या होगी? लंबी होगी। अगर वर्तिका छोटी है तो परागनलिका का मतलब ही नहीं है कि पोलन ट्यूब बड़ी हो, तो इसलिए इसकी जो लंबाई है वो वर्तिका पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो मक्का जो होता है उसमें 450 मिमी की जो है परागनलिका पाई जाती है। 450 मिमी तक की परागनलिका जो वो पाई जाती है, जो वर्तिका पर ही निर्भर करती है। अब देखिए परागनलिका की अगर हम वृद्धि की बात करते हैं, आगे 2 नंबर जो हमारा है परागकणों के अंकुरण की बात कर ली। अब परागनलिका की जो वृद्धि है 2 नंबर, उसमें क्या होगा? परागनलिका की जो वृद्धि है, ठीक है, लंबाई तो हमने बात कर ली वर्तिका पर, और परागनलिका की जो वृद्धि है वो वर्तिका की आंतरिक सतह पर निर्भर करती है। वर्तिका की जो आंतरिक सतह, अभी बात कर रहे थे, वर्तिका की जो ये आंतरिक सतह, इस पर इस परागनलिका की जो है वृद्धि है वो निर्भर करती है। वृद्धि सदैव जो है वो अंडाशय की ओर होता है। अंडाशय जो है वो नीचे की ओर होता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो हमेशा ही परागनलिका की जो वृद्धि है वो अंडाशय की ओर होती है, इसके अलावा वो किधर दूसरी तरफ नहीं होती है। इसके बाद में देखिए इस दिशा को, अंडाशय की ओर जाने की दिशा को जो है वो किसके कारण होती है? तो वो रसायनवर्ती कारक होते हैं। उन रसायनवर्ती कारकों के द्वारा ये जो वृद्धि है ये अंडाशय की ओर होती रहती है। हमेशा ही परागनलिका की जो वृद्धि होती है वो एक दिशीय होती है, एक ही दिशा में होती है। ऐसा नहीं है पहले इधर चली गई उसके बाद इधर, ठीक है ना, हमेशा ही एक दिशीय होती है। वह रसायन अनुवर्ती होती है क्योंकि रसायनों के कारण वो क्या है? अंडाशय की ओर जाती है। तो ये परागनलिका की वृद्धि थी। परागनलिका की वृद्धि वर्तिका की आंतरिक सतह पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये अंडाशय की ओर हमेशा ही वृद्धि करती है। इसके अलावा ये वृद्धि जो है रसायनवर्ती कारकों के कारण इसकी दिशा जो है निर्धारित होती है। इसलिए परागनलिका की जो वृद्धि होती है वो एक दिशीय व रसायन अनुवर्ती होती है। इसके बाद में देखिए कुछ इस परागनलिका की वृद्धि से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। जो कि सबसे पहले कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें वर्तिका जो होती है वो खोखली होती है। वर्तिका क्या होती है? खोखली होती है, ठीक है। खोखली वर्तिका, मान लीजिए ये वर्तिकागर और ये वर्तिका, ये पूरा जो भाग है ये खोखला होता है। तो इस गुहा के अंदर जो खोखला भाग है, इसकी गुहा में कुछ श्लेष्मिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्लेष्मिक पदार्थ पाए जाते हैं। और ये श्लेष्मिक पदार्थ जो हैं परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। इसकी वृद्धि को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। जैसे जिसमें सबसे पहले निषेचन की खोज हुई थी वही पादप है लीलियम, और दूसरा उदाहरण आप राई बीज दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्तिका। अधिकतर पादपों में, ये तो कुछ पादपों में खोखली होती है जैसे लीलियम, राई बीज है, ठीक है, लेकिन अधिकतर पादपों में जो वर्तिका होती है वो बंद व ठोस होती है। बंद व क्या होती है? ठोस होती है। आप देख सकते हो किसी भी पुष्प को लेकर वर्तिका आपको लगभग ठोस ही मिलेगी, ठीक है। तो वर्तिका ठोस होती है या बंद होती है। तो इसमें क्या होता है? वर्तिका के केंद्रक में उत्तक भरे हुए रहते हैं। उत्तक होने के कारण, अब उत्तक होंगे तो परागनलिका आगे जा नहीं पाएगी। तो एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये पेक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है। क्या ये पेक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है जो इन ऊतकों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ऊतकों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। पेक्टिनेज एंजाइम इन ऊतकों को जो इस वर्तिका में भरे हुए हैं उनको नष्ट कर देता है, जिससे वर्तिका के केंद्र में एक मार्ग जो है वो बन जाता है। वर्तिका के केंद्र में क्या बन जाता है? एक मार्ग बन जाता है। तो बच्चों आज हमने ये इतनी बात की, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करना, आगे की बात हम कल करेंगे।